जिस इंसान को जो चीज़ करनी है ना, वो बहाने नहीं मारेगा। वो करेगा, हम्म, कुछ ना कुछ टाइम निकालेगा, कुछ ना कुछ ढूँढेगा, सॉल्यूशन ढूँढेगा वो। भले ही आपके 30,000 फॉलोवर्स हो, चाहे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप या कुछ भी गलत ना दो। मैं अगर एक 7 मिनट का वीडियो अगर मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, तो मैं हम्म, उसी में से ही काफ़ी सारी चीज़ों के ऐसे अलग-अलग लाइन कट करके ट्विटर पे पोस्ट कर सकती हूँ। एक-एक लाइन ट्विटर पे पोस्ट कर सकती हूँ। उसी हम्म। लाइन्स की वीडियो फॉर्म में रील्स बना सकती हूँ। और उस बड़ी वाली वीडियो को आईजीटीवी पे भी डाल सकती हूँ, यूट्यूब पे भी डाल सकती हूँ। So, hello everyone, welcome back to the Avara Musafir show. Today we have Drishti with us, Drishti from Drishti Speaks. And ये एक बहुत ही humble इंसान है first of all. You can see that in her videos and जिसको नहीं पता है, obviously नहीं पता होगा तुम लोगों को क्योंकि तुम audience में हो, मैं यहाँ पे हूँ. बट ओके सो ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले दृष्टि 10 मिनट लेट थी एंड शी इज द फर्स्ट गेस्ट जिसने मुझे मेल करके बोला है कि डूड मैं 10 मिनट लेट होने वाली हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो Drishti, you are very humble, first of all. Thank you so much for coming थैंक on यू। the show, secondly. And third thing, मैं आपको जैसा मैंने बोला, मैं तुझे तू बोलूँ, आप बोलूँ, क्या बोलूँ, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने कॉमेंट्स में देखा अ लॉट ऑफ पीपल कॉल यू दीदी. सो हुँ। आई थिंक सो आई शुड ऑल्सो कॉल यू दृष्टि दीदी. आई डोंट नो व्हाई डू दे कॉल मी दीदी। आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स प्लीज़ मुझे दीदी बोलना बंद करो। इतनी भी बड़ी उम्र नहीं है मेरी। डोंट मेक मी फील लाइक एन बट आंटी और दीदी समथिंग जस्ट। बट यू नो मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने ना आज पूरा आपका प्रोफाइल स्कैन किया लाइक टॉप टू बॉटम एंड मैंने देखा कि यू आर वेरी रिलेटेबल एंड यू आर समवन जिसका कंटेंट देख के लगता है कि वी कैन अप्रोच यू. तो मे बी दैट्स हुँ। एंड दिस इज द सेम थिंग विद रणवीर ऑल्सो. सो रणवीर इज लाइक रणवीर भैया एंड देन देयर इज दृष्टि हु इज दृष्टि दीदी. सो या ओके गॉट इट। या बट आई या थिंक हाँ, लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से या बात करती है। एंड एक्चुअली आई ट्राई टू रिस्पोंड एवरी डीएम दैट आई गेट, एवरी कमेंट दैट या आई गेट, तो शायद इस वज़ह से वो लोग रिलेट कर पाते होंगे। But as I said, you are very humble, you are very ground, like down to earth. And that's the best quality about a content creator. अगर तुम relatable नहीं हो, तुम अपने audience से बात नहीं कर रहे हो, तो I mean, why are you making content? But if we are talking about content and you are a big content creator. You have 28.2k followers right now on Insta. See, I can see you are humble enough again. Then 900 subs on YouTube and you create a ton of content. So how did this journey started, first of all? Like kaise content creation mein you came and okay, first of all we'll talk about the journey. ओके एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं दैट आई एम अ फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और मैं साथ साथ ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों हैंडल कर रही हूँ। फिलहाल यूट्यूब इतना नहीं है बट इंस्टाग्राम पे फोकस है। और ये सब शुरू हुआ था 2018 में। एक बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसको मैं Oh yeah. बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ उस राइटर को, जहाँ पे भी हो। बस लंबी उम्र हो उनकी, अभी तो खैर वो मर चुके, 200 साल पहले की लिखी Yeah. हुई बुक है वो। बट उस बुक ने ना मुझे एक्चुअली पूरा टर्न करके रख दिया। मैं इससे पहले मतलब 2018 से पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि मुझे लगता था दैट आई एम मेड फॉर अ जॉब। उसके बाद मेरी शादी हो Hmm. जाएगी, फिर बस पति की सेवा करते रहो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। मतलब ट्रेडिशनल लाइफ सोसाइटी ने जो Correct. डिसाइड किया। आई थॉट कि यही मेरी लाइफ है और सिर्फ मेरी नहीं, हर इंसान यही लाइफ जीता है। बट वो बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार हर इंसान में बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो खुद को रियलाइज नहीं कर पाता कि उसके Right. पैशन क्या है, वो किस काम के लिए बना है या क्या जो भी चीज है। उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू कर दी कि क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, क्या मतलब क्या Correct. पावर है, एग्जैक्टली क्या चीज है। जब फिर मतलब जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है ना, तो तुम्हारे दिमाग को एक जगह चाहिए होती है जहां पे तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सको। हाय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो और फिर उसके बाजू में एक लाइक बटन होगा, उस पर भी क्लिक कर दो क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा. तो प्लीज ये सब कर दो और एंजॉय द कॉन्वर्सेशन. तो मैंने करेक्ट. 2019 में ब्लॉग्स लिखने शुरू किए थे क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कैमरा के आगे कुछ भी बोल सकूं। और या. तब तक मेरे दिमाग में था भी नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। मुझे सिर्फ ब्लॉग्स लिखने थे क्योंकि मुझे अपनी राइट. इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं किसी तरीके से बाहर निकालना था। तो मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए और थोड़े बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग लिखने लगे। वो लोग हैरान हो गए कि अरे तू लिख भी सकती है। एंड आई एम लाइक, मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि वो अच्छा है, शायद यही होगी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ। और ये ना ब्लॉग्स लिखना
और जॉब के साथ साथ ये सब काम करना। मतलब मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने A to Z एक एक चीज सीखी, मैंने खुद थोड़ी सी कोडिंग सीखी ताकि कि मैं अपनी वेबसाइट को और अच्छे से Oh डिजाइन wow. कर सकूं। तो ये सब चीजों को सीखना प्लस जॉब करना, और तब 2019 में गुजरा जमाना जब हम ट्रैवल किया करते थे, Correct. ऑफिस जाया करते थे। तो तब टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 3-4 घंटे घंटे तो ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं, और मैं मुंबई में रहती हूँ जहाँ पे ट्रेन ट्रैवल ही 1-2 घंटे की होती है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। बट 10 बजे रात को मैं घर आती थी, 10 से 12 रात को मैं उस ब्लॉग पे काम करती थी, और 1 बजे जाके मैं सोती थी, और सुबह 7 बजे वापस उठो, जॉब के लिए भागो। तो मतलब ये पूरा रूटीन मंडे टू सैटरडे मेरा चलता रहता था। सो संडे एक ऑफ मिलता था, उसमें मैं आराम करती थी। Right. तो ये मेरी पूरी जिंदगी ऐसे 1 साल तक मैंने किया, 2019 पूरा साल किया। फिर 2020 में जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे वीडियोस भी बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत टाइम था। हर दिन जो मैं 4 घंटे ट्रैवल करती थी और थक जाती थी, इस समय मेरे पास 4 घंटे भी थे और बहुत ज्यादा एनर्जी भी थी। मैं सोचा क्या करें, इसको यूटिलाइज करते हैं, ब्लॉग्स का एक कुछ नेक्स्ट लेवल देखते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे एक ब्लॉग में ही मैंने दूसरी जगह पढ़ा था कि अगर आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट निश में ब्लॉग्स लिखते हो तो वो ऑडियंस से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एक ना लीडर चाहिए होता है किसी को भी। आप सिर्फ Correct. पढ़ के किसी की बातों की, मतलब अगर कोई दृष्टि शर्मा है, उसने कोई आर्टिकल लिखा है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उस इंसान से, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसकी शक्ल कैसी है, उसके एक्सप्रेशन कैसे, वो कैसे बात Right. करती है। लिखते वक्त इतना नहीं समझ में आता। तो फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ सही बात है, मैंने जो अपने लिए कैटेगरी चूज की है, मुझे उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बट मुझे बहुत कैमरा फियर था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो मैंने खुद को बहुत ऐसे समझाया, मैंने बोला कि नहीं, इफ यू वांट टू डू इट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू टेक दिस स्टेप। एक बार ट्राई तो करके देख ले, वीडियो बना के देख ले, Right. वीडियो पसंद नहीं आया तो अपलोड मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई यूज्ड टू से दिस टू माई सेल्फ कि करके देख, ट्राई कर करके। तो एक दिन हो गया, मैंने ट्राई कर ही दिया। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने बहुत ऐसे हिम्मत लगा के मैंने अपलोड भी कर दिया, और इतना मस्त उसको व्यूज मिले। मेरे 2020 में 280 फॉलोअर्स थे, और वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे। 280 फॉलोअर्स पे मैंने कोई 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया और उस पे 1700 व्यूज मिले। तो वो मतलब ऐसा था कि अच्छा ठीक है, मतलब लोग देखते हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट मेरा स्टेप था कि और मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ, क्या करूँ। और भी मैंने वीडियोस बनाए, बट मैंने उन्हें कभी अपलोड नहीं किया, यही सोच के कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 50 डेज 50 स्टोरीज Yeah. के नाम से, क्योंकि मुझे रिसर्च करके मुझे पता चला कि कंसिस्टेंट जब तक आप रहोगे प्लेटफॉर्म पे तो ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। तो मैंने सोचा कि हर दिन अगर मैं एक ही टाइप का कंटेंट डालती रहूंगी तो लोग बोर हो जाएंगे, तो कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की जिसमें मैं कंटिन्यूस भी रहूं और लोगों को हर दिन एक क्यूरियोसिटी हो कि अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है करके। तो Right. वो एक चीज थी जो स्ट्राइक हुई, और इसकी इंस्पिरेशन भी मैंने बहुत लोगों से ली थी। मैंने अभी और न्यू के 100 डेज क्या 100 रीजन्स टू लव इंडिया वो था, बट Yeah. उनका बहुत बड़ा वीडियो था। और मैं बिगनर थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं 4-5 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। दिस वाज द टारगेट दैट आई हैव सेट Yeah. अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट्स और अपनी कंफर्ट के हिसाब से। तो वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिट हो गया, क्योंकि मैंने 300 Yeah. फॉलोवर्स से शुरू किया था और मेरे को 2000 फॉलोवर्स मिल गए थे 50 दिन में। और मैं बता दूं 2020 में बिना रील्स के एक भी फॉलोवर गेन करना ना इतना मुश्किल होता था, बट फिर भी Right. मैंने वो किया। कई लोगों ने रीपोस्ट भी किया, सिद्धांत चतुर्वेदी, दिलजीत Yeah. दोसांझ, राज शमानी, रणवीर अलाबादिया, वहीं वहीं से उन लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया एक्चुअली। तो Wow. तो बहुत बड़ा हिट था वो प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने अभी जस्ट सीजन 2 निकाला है उसका, अभी खत्म हुआ है थोड़ा टाइम पहले ही। Yep. सीजन 2 भी काफी अच्छा था, मैंने 10,000 फॉलोवर्स से शुरू किया और 28 पे आई हूँ मैं उस सीजन की वजह से। तो आई थिंक लोगों को पसंद आ रही है ये चीज, और काफी अच्छी ग्रोथ है। तो या दिस वाज माय होल जर्नी। अभी ना मेरे पास में लाइक आई हर्ड दिस होल योर जर्नी एंड अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन से फूट रहे हैं कि मैं क्या क्या पूछूं क्या क्या नहीं पूछूं सो इट्स लाइक दैट राइट नाउ बट जो आपका वो जो लाइक प्रोजेक्ट था 50 डेज 50 स्टोरीज आई गॉट टू नो यू बिकॉज ऑफ दैट एक दिन मैं रैंडमली ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे एंड मैंने मतलब एक्सप्लोर फीड में पॉपअप हुआ एंड आई वाज लाइक कि दिस इज इंटरेस्टिंग कोई 1 मिनट में लोगों की स्टोरीज बता रहा है तो आई लाइक वेंट टू योर प्रोफाइल एंड मैंने पूरा ना स्टॉक किया फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो अबाउट यू एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस देन एंड एज आई सेड कि आपके ना वीडियोस देख के लगता है
कि you really want to help people, you really want to connect with people, and इसके लिए शायद लोग आपको दीदी भी बोलते हैं. They constantly DM you, comment on your posts as well. So yeah, and एक चीज आपने बोली कि यू आर फ्रॉम मुंबई एंड यू हैड टू ट्रैवल अ लॉट, एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. मैं तो थाने में रहता हूँ, मतलब उसको मुंबई कंसिडर भी नहीं करते लोग. तो वेयर आर यू फ्रॉम बाय द वे इन मुंबई? मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, उसको भी हाँ, लोग सो मुंबई में नहीं करते, तो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. ऑलमोस्ट द सेम. टॉकिंग अबाउट कि थाने से मेरे को भी पता है कि वो ट्रैवल जो करना होता है टू गो टू लाइक मेन मुंबई, वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है. तो हाउ डिड यू एक्चुअली मैनेज उस टाइम पे टू क्रिएट कंटेंट? उस टाइम पे मैं एक्चुअली वीडियोस नहीं बना रही थी, मैं ब्लॉग्स लिख रही थी. पूरा 1 साल मैंने ब्लॉग्स लिखे, और बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि एक बार को ना मुझे लगता है कि अगर उस समय मुझे वीडियोस बनाने होते तो एक बार को मेरे लिए थोड़ा इजी भी होता, क्योंकि आई जस्ट हैव टू राइट स्क्रिप्ट और वही स्क्रिप्ट देख के मुझे इस कैमरा के आगे बोलनी है. मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो तब मेरे लिए शायद वीडियोस बनाना मुश्किल था और ब्लॉग्स लिखना ईजी था. बट ब्लॉग्स लिखना क्यों डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ए टू जेड सब चीजें सीखनी पड़ी. मैंने खुद का डोमेन खरीदा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने फ्री होस्टिंग पे मैंने खुद की कुछ आर्टिकल्स पोस्ट किए, वैसा नहीं था. मैंने खुद अपनी वेबसाइट खरीदी personalityspeaks.com के नाम से, और वर्डप्रेस पे अपने ब्लॉग को पूरा अच्छे से बनाया. टेम्पलेट्स डिसाइड करना, उसके लिंक्स डालना और डिजाइन करना, मतलब छोटी छोटी इतनी सारी चीजें होती हैं, और उसमें भी अगर तुम एक बिगनर हो, तुम कहीं ना कहीं अटक जाओगे. और मेरे को पूछने वाला कोई था ही नहीं, मेरे कोई फ्रेंड ऐसा नहीं था जो ब्लॉग्स लिख रहे थे या क्या. तो हर चीज के लिए ना मुझे गूगल करना पड़ता था, और एक एक चीज के लिए मुझे मतलब 2-2 दिन लगाने पड़ते, क्योंकि गूगल पे भी वो आंसर नहीं मिलता था. मुझे टाइप करना ही नहीं आता था कि मैं क्वेश्चन पूछू तो पूछू क्या, इस प्रॉब्लम को कहते क्या है. अब मैं पूरा एक एक सेंटेंस टाइप करती थी, आई एम नॉट एबल टू डू दिस एंड दिस, हाउ टू डू दिस. तो उसका आंसर ही नहीं मिलता था. बट तो वो मैनेज करना हाँ थोड़ा डिफिकल्ट था. बट मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस इंसान को जो चीज करनी है ना, वो बहाने नहीं मारेगा, वो करेगा, कुछ ना कुछ टाइम निकालेगा, कुछ ना कुछ ढूंढेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा. वो प्रॉब्लम है उसे पता रहेगा, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट जिसको काम करना है वो बहाने नहीं मारेगा, वो सॉल्यूशन ढूंढेगा और उस काम को करेगा कैसे भी करके. तो मैं भी वैसे ही करती थी. इनफैक्ट ये जो एटीट्यूड है ना मेरा, वो पहले से ही था. मैं अपने जॉब पे भी यही करती थी. जॉब पे भी ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे ही बैठे बैठे सैलरी उठा रहे होते, तो मैं वैसी नहीं थी. मतलब ऐसा था कि मेरे को हर समय मेरा बॉस चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही डालता था, उसे पता रहता था कि ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के खुद निकल जाएगी उस चैलेंजिंग सिचुएशन से. तो वो एटीट्यूड मैंने हर जगह मेंटेन करके रखा. एज अ कंटेंट क्रिएटर आई सो मच रिलेट टू यू राइट नाउ, क्योंकि मैंने मेरा जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब ओके, सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस कि पॉडकास्ट एंड सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाना मैंने अब चालू किया. बिफोर दैट आई वाज अ ट्रैवल फोटोग्राफर एंड आई वाज डूइंग दैट फुल टाइम. तो एंड उस टाइम पे मतलब सिर्फ फोटोग्राफी से काम नहीं चलता था, यू हैड टू राइट ब्लॉग्स ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉग्स बहुत चलते थे. एंड दिस इज लाइक आज से कितना 6-7 ईयर्स बैक, तो उस टाइम पे ब्लॉग्स बहुत चलते थे. तो आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू दैट फेज कि मुझे अपना वेबसाइट बनाना है एंड कोई फ्रेंड नहीं है जो करता है, तो यू एक्चुअली नीड टू लर्न ऑल ऑफ दैट. बट व्हाई डू यू क्रिएट कंटेंट? लाइक कुछ डीप रीजन है या व्हाट? बहुत बहुत डीप रीजन है एक्चुअली. जब मैंने बताया था कि जब मैंने वो बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जैसी जिंदगी में अपने लिए सोच रही थी, मतलब जैसे मैंने प्लान करके रखी थी कि अब मेरी लाइफ में कुछ और है नहीं, मैं जॉब अच्छी मिल गई तो बस शादी होके सेटल होने का मतलब वो था. मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ मेरा भी कुछ करियर बन सकता है, मैं अपने अपने दम पे भी कुछ कर सकती हूँ. और वो सब जब मैं उस फेज के थ्रू जा रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे जैसे और भी कई लोग हैं, कई लड़कियां हैं जो अपने बारे में कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकती. तो आई थिंक वो था कि हाँ, अगर मैं अपने आप को बदल सकूं तो मैं किसी की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, और वो लोग भी बदल सकते हैं मुझे देख के. तो आई थिंक दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया आई डिड दिस. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा और रणवीर का जो विजन है वो काफी सिमिलर है, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं. Correct. तो ये डीप रीजन तो यही है, दैट आई वांट टू हेल्प पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ शादी और ये जो क्या कहते हैं बच्चे और फिर वो बुढ़ापा और ये करके वो नहीं, तुम एक पर्पस के लिए हो यहाँ पे, और उस पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो. यू नो, डोंट जस्ट लिव अंडर व्हाट सोसाइटी सेज. वो जो रूल्स बनाए गए हैं वो किसी ऐसे ही नहीं बना के छोड़ दिया और हम सब ब्लाइंडली उसको फॉलो करते जा रहे हैं. तुम आवाज उठाओ, अपने लिए भी कुछ काम करो. सो दिस इज द मेन रीजन. डीप रीजन तो यही है, दैट आई वांट टू हेल्प पीपल, और यही था बस. You know what? Somewhere you have achieved that.
बिकॉज लोग आपको दीदी ऐसे ही नहीं बोलते, वो God, अचीव वो please don't पॉइंट. stop. Don't bring that I point again and again. I am Just make me enjoying it realize. so much, dude. I am enjoying it really. So Okay, okay. एंड ऑल्सो रणबीर कपूर ने बोला है ना कि 60 साल तक दाल चावल नहीं खा सकता कोई. तो आई फील कि यू कम फ्रॉम दैट सेम पर्सपेक्टिव, रणवीर कम्स फ्रॉम दैट सेम पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो दिस इज माई ओन पर्सपेक्टिव समवेयर कि if you are creating content and if you have gained like 28,000 followers or 30,000 followers or whatever, like 1 million 2 million जितना भी है, then it's your responsibility as well कि तुम उनको कुछ गलत नहीं दे सकते. यू नीड टू गिव देम समथिंग जिससे उनका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो इन एनी काइंड ऑफ सेंस. मतलब कॉमेडी से भी हो रहा है तो कॉमेडी हेल्प्स यू विथ योर मेंटल हेल्थ, राइट? सो somewhere you have that responsibility on you. Hmm. Since I am talking with a content creator, I want to know कि आपका content creation का process क्या है, because so as हम लोग इसके पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है. so how do you create content for different platforms? एक्चुअली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट करना थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इजी हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है कि मैं अगर एक 7 मिनट का वीडियो, अगर मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ तो मैं उसी में से ही काफी सारी चीजों के ऐसे अलग अलग लाइन कट करके ट्विटर पे पोस्ट कर सकती हूँ. एक एक लाइन ट्विटर पे पोस्ट कर सकती हूँ, उसी लाइंस की वीडियो फॉर्म में रील्स बना सकती हूँ, और उस बड़ी वाली वीडियो को आईजीटीवी पे भी डाल सकती हूँ, यूट्यूब पे भी डाल सकती हूँ. तो मतलब इजी हो गया, मुझे सिर्फ एक बार स्क्रिप्ट लिखनी है और वो 4 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चला जाएगा. तो Right. बस वो ये कि अलग अलग काटने में थोड़ा एक टीम की जरूरत पड़ती है कि भाई इसके थंबनेल डिजाइन कर दो, इसकी रिसर्च कर दो, वीडियो कट कर दो, ये कर दो. खुद भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए. एक स्मार्ट क्रिएटर वही होता है जो टीम में डिवाइड कर दे हर चीज को. और तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और हाँ, एक क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना रहे. अभी ऑल्दो मेरे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे ज्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस इंस्टाग्राम के ही गुण गाती रहूं और हो गया खत्म. क्योंकि उस समय जब ये आया ना, कुछ एक टाइम पहले आया था, 1-2 हफ्ते पहले हम लोग को न्यूज मिली थी कि सब बंद होने वाला Yeah, है, yeah. ट्विटर बैन, फेसबुक बैन. और मैं लिटरली ऐसे सोच रही थी कि मतलब मुझे पता था कि नहीं होगा, बट फिर भी अगर एक दिन हो गया, तो अगर सोशल मीडिया ही बंद हो गया तो फिर मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी. या अगर अभी सपोज मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया और मैंने सोचा कि अगर मेरे को कंटेंट क्रिएशन ही फुल टाइम करना है, और मतलब मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, मैं तो ये हो जाएगा कि Right. जॉब भी छूट गई, कंटेंट क्रिएशन भी छूट गया. तो फिर वो था, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक अकेला प्लेटफॉर्म काफी नहीं है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे होना बहुत जरूरी है. तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और हाँ, ये स्क्रिप्टिंग एक्चुअली इजी हो जाती है. मतलब मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करती हूँ जो 7 मिनट का वीडियो, और उसी में से ही मैं कट कर देती हूँ. अभी जस्ट मैंने 50 days 50 स्टोरीज बनाए, Yeah. उसमें जो इंट्रो और आउट्रो में मैं कुछ कोट्स यूज करती हूँ कभी कभी, तो वही कोट्स को उठा के मैं ट्विटर पे डाल देती हूँ, और उस ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ. तो वो इजी कर रही हूँ मैं अपना काम. मतलब मैं हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कर रही हूँ. राइट. एंड आपने ना एक बहुत अच्छी चीज बोली कि एक स्मार्ट क्रिएटर वो होता है जो एक टीम के साथ काम करता है. एंड मैंने ये रियलाइज किया बहुत लेट, मतलब आफ्टर 6 years ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, अब जाके मैंने एक टीम बनाई है. तो एंड आई एम गेसिंग यू ऑल्सो हैव अ टीम. मतलब मैंने देखा है कि यू टॉक अबाउट योर वीडियो एडिटर इन सम ऑफ द वीडियोस का जो बायो होता है उसमें, कैप्शन होता है उसमें. अभी and- अभी एक्चुअली टीम नहीं है मेरी. वो तो फ्रीलांसर था, तो उसको मैंने सिर्फ उस but then प्रोजेक्ट के लिए yeah, लिया था. बट अभी टीम बिल्ड करनी है, मतलब माइंड में है कि हाँ टीम बनानी yeah. है. बट देन इवन इफ यू आर सॉरी टू वर्किंग विद अ कट यू. फ्रीलांसर, तो वो हम्म. जितना पीरियड में यू बोथ आर कोलैबोरेटिंग, वो तो टीम ही हो गया ना उस टाइम के लिए. तो यस यस यस. डू यू फील कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो क्रिएटर्स करते हैं कि दे डोंट गो फॉर अ टीम? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हर चीज शायद वो लोग खुद मैनेज कर लेंगे. बट एक क्रिएटिव फील्ड में ना एक किसी तीसरे इंसान का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी जब मैं खुद अपने एडिटर के साथ काम कर रही थी 50 days 50 स्टोरीज पे, तो मैंने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आप ऐसा करना, वैसा करना. तो उसने कुछ 1-2 वीडियोस मुझे सैंपल्स बना के भेजे, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, वो बात नहीं है इस चीज में, वो चीज नहीं है. तो उसने बोला कि अगर मैम आप मेरे को एक मौका दो तो मैं अपने एंड पे कुछ बना के आपको दिखाता हूँ. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, और उसने अपने एंड पे कुछ बना के दिखाया, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड. आई वाज लाइक ठीक है, Yeah. दिस वाज द थिंग दैट आई वाज मिसिंग. और उसका पर्सपेक्टिव वो चीज कैच कर पाया. तो आई थिंक जब एक टीम होती है, तो जो चीज आप नहीं सोच सकते वो सामने वाला सोच लेता है. और टीम क्यों होना जरूरी है,
विद सेम विजन्स, मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, तुम लड़ाई झगड़े में ही Yeah. तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सेम विजन की बंदों को ही अपने साथ रखो। तो हाँ, पहली चीज तो ये कि अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, दूसरी चीज ये कि अम, अगर आपकी एज अलग है, मतलब अभी मैं 25 की थी और जो मेरा एडिटर था वो 18 या 19 का था, तो Yeah. उसकी भी थोड़ी अलग थी। उसने सिर्फ मुझे Correct. एडिटिंग की, मतलब ऑल्दो मैंने उसे एडिटिंग के लिए रखा था, बट उसने मेरे को थंबनेल डिजाइनिंग में भी हेल्प किया। उसने मेरे को आइडियाज दिए कि आप देखो ये क्रिएटर है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, आप भी ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी। तो आई थिंक Yeah. ये चीज है जो एक टीम आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मतलब वो एक अपलिफ्टमेंट हो गया मेरे लिए एक तरीके का। मैं अपने लिए वैसे टाइप का नहीं सोच रही थी, बट उस बंदे ने मेरी हेल्प की, और यू नो एक एक्सटर्नल Correct. फैक्टर मिलता है आपको ग्रो Correct. करने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो समवेयर आई फील कि जब आपके पास में एक टीम है तो आपके शोल्डर से बहुत सारा प्रेशर निकल जाता है, बिकॉज मेरे साथ में अभी करेंटली ये हो रहा है कि when I am recording 2-3 podcasts in a day, फिर I am trying to make an audience on Clubhouse, और फिर उसके बाद में Instagram content है, तो उस टाइम पे if I have a video editor, if I have someone की जो मतलब गेस्ट को मैनेज कर सके जो है मेरे टीम में, तो बहुत सारा मेरा प्रेशर निकल जाता है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक सोलो क्रिएटर को शायद करना पड़े, एंड उसके चक्कर में कंटेंट का क्वालिटी शायद डिग्रेड हो सकता है। एम आई राइट? यस यस, डेफिनेटली। सो नहीं, बट एक्चुअली इट्स गुड कि आपने भी रियलाइज कर लिया कि टीम होनी कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट जितने भी अच्छे और बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबकी टीम है, करेक्ट। तो वो भी एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए नए कंटेंट क्रिएटर्स को कि टीम बना लेनी चाहिए। करेक्ट, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स दैट क्रिएटर्स मेक, तो एक मिस्टेक तो ये है कि दे डोंट गो फॉर अ टीम। डू यू थिंक कि और भी कुछ मिस्टेक्स है जो न्यू क्रिएटर्स करते हैं उनके स्टार्टिंग ऑफ द करियर में? मुझे ये तो नहीं पता कि बाकी क्रिएटर्स क्या करते हैं, बट मैं अपनी मिस्टेक्स बता सकती हूँ। मैंने मेरे ख्याल से रिसर्च में मैंने स्टार्ट में बहुत मिस्टेक्स की थी। मतलब मैं कंटेंट अपने सोच के हिसाब से डालती थी, Yeah. और मुझे अभी भी याद है, मैंने मतलब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से कोई कोट उठा लिया कहीं से और मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ इस कोट में बहुत पॉजिटिविटी है, ये थोड़ा उस। बाद में उस कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ के देखा, बोलते नहीं ये कोट इस जगह से है ही नहीं, आपने कैसे बोल दिया ये चीज, आप जाके रिसर्च करो। Yeah. और मैंने जब रिसर्च की, जब गूगल पे देखा पढ़ा, मेरे को पता चला कि नहीं ये चीज है ही नहीं। लेट्स सपोज मैंने कोई एक लाइन बोल दी जो मैंने कहीं से सुनी थी और मुझे लगा कि वो भगवत गीता से, तो मैंने बोल दिया वीडियो में कि भगवत गीता में ये लिखा है, और सब लोग आ गए अरे नहीं नहीं ये भगवत गीता में नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हो, रिसर्च करो ये। और जब मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला ओ शिट ओके। तो मतलब नए कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे आपने स्टार्ट में बोला था कि भले ही आपके 30,000 फॉलोअर्स हो चाहे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप Yeah. कुछ भी गलत ना दो। तो वो एक मेंटालिटी मत रखो कि जब आपके पास 30,000 होंगे तभी आप कुछ गलत नहीं कर सकते। जब Correct. आपके 1 या 2 फॉलोअर्स भी हैं या 100 या 200 फॉलोअर्स भी हैं, मेक श्योर कि आप उन 100 को अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हो, या उन 100 के लिए आप अच्छा कंटेंट बना पा रहे हो, और जेन्युइन कंटेंट। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो जो लोग ऑफेंड हो जाए, मतलब 100% ऑफेंड हो जाए जिस चीज से, तो ऐसा Right. कुछ ना करे। वो एक मिस्टेक है जो मैंने स्टार्ट में की थी कि मैं बिना रिसर्च के बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता देती थी। बट मेरे ख्याल से जब आपके पास जब एक प्लेटफॉर्म होता है और एक ऑडियंस होती है, तो आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, आपको सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना रहता है। Correct. तो वो एक चीज है जो एक क्रिएटर, मतलब एक अच्छा क्रिएटर वही होता है जो जो एक अच्छा कंटेंट कंज्यूमर होता है, जो एक अच्छी Oh, yeah. ऑडियंस बना हो कभी, वही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, क्योंकि क्रिएट करते वक्त वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रख सकता है। राइट। एज अ कंटेंट क्रिएटर ये लाइन मतलब ये जो आपने एक अभी स्टेटमेंट दिया, आई वुड डेफिनेटली कट दिस आउट एंड पुट इट ऑन रील्स और समवेयर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एक स्टेटमेंट है, एंड आई होप सो अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स रियलाइज दिस सून। एंड आपने जैसा अभी कहा ना कि बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट्स में बोलने के लिए, एंड ये अच्छा ठीक है, ये तो मतलब यू मेड अ मिस्टेक उसके ऊपर था, बट बहुत से बार ऐसा भी होता है कि देयर आर जस्ट प्लेन ट्रोलर्स आउट देयर, एंड आ जाते हैं। मतलब आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे आई एम फेसिंग ट्रोलर्स, तो हाउ डू यू डील विद देम? ऐसा कोई हेट कमेंट नहीं मिला, मतलब सॉरी वल्गर कमेंट नहीं मिले, बट हाँ थोड़े बहुत हेट कमेंट्स आते रहते हैं, बट वो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ओपिनियन डिफरेंट होते हैं Yeah. लोगों के, तो चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैव सीन कि बाकी लड़कियों के मतलब जो फैशन उसमें है, या जो
किसी और चीज में, मैं तो फिर भी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल के उस या पे रिलेटेड बातें करती हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे ऐसे टाइप के कंटेंट को इतना हेट मिलता होगा, आई हैव नो क्लू। बट जो फाइनेंस में है, जो लड़कियां फैशन में है, वो उनको बहुत हेट मिलता है। मैं लिटरली आई वाज गोइंग थ्रू देयर कमेंट सेक्शन एंड आई वाज लाइक, इतनी हिम्मत कैसे होती है लोगों में या ये सब लिखने की। और कई बार लड़कियां खुद लिख देती हैं उन लोग के कमेंट सेक्शन पे। आई वाज लाइक यार, आई डोंट नो हाउ डू दे डील विद इट, बट मैंने एक्चुअली अपने माइंड को पहले प्रोग्राम कर लिया था कि इफ आई एम शोइंग माय फेस ऑन कैमरा, so not necessarily everyone will like it, even if I'm speaking something, even if I'm the like most beautiful woman in the planet, या तो भी मुझे हेट मिलेगा। तो आई हैव टू जस्ट कीप दिस इन माइंड के नॉट एवरीवन इज गोना लाइक मी एंड आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन। तो जस्ट हैव दैट थिंग इन योर माइंड के यार कुछ नहीं होने वाला, कुछ रखा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा ऐसा एक माइंडसेट रखना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक बुक है जो करेक्ट बहुत हेल्प करेगी, विच इज द 4 एग्रीमेंट्स। आई हाईली रिकमेंड दैट बुक कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो पहले वो बुक पढ़ लो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा ना सब चलेगा कि जो भी सामने वाला बोल रहा है तुम्हें, वो उसका पर्सपेक्टिव है और तुम्हें कोई भी चीज को पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक राइट वो बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो वही बुक मैंने पढ़ी थी। और मेरा एक्चुअली पहला रिस्पॉन्स तो यही होता है कि मैं इग्नोर कर दूं, बट अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा है जो इग्नोरेबल नहीं है, जिसको जवाब की जरूरत है, तो मैं बता दूं कि वैसे लाइक यू वर सेइंग कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं बहुत काम हूँ, वैसे मैं बहुत काम हूँ। बट अगर किसी ने ऐसा मतलब छेड़खानी की या कुछ ऐसा दिमाग घुमाने वाली बात की, तो फिर वो बंदे को जवाब भी मैं बराबर दूंगी एकदम। तो आई एंड वो थिंक डिजर्व भी करते हैं। हाँ ट्रू, मतलब एक तुम कितने कितने पॉइंट तक इग्नोर करोगे किसी चीज को, और अगर तुम इग्नोर करो तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है, करेक्ट इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेट्स टाइप मोर सच वल्गर कमेंट्स। आई एम लाइक कि ठीक है बेटा, जब जब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे ना इसके ऊपर, फिर सबसे पहले तुम ही फंसोगे। राइट एंड यू नो व्हाट, आपने बोला ना कि मतलब स्पिरिचुअल कंटेंट को शायद उतना हेट नहीं मिलता। हेट मुझे पता नहीं ये हेट था या नहीं, बट मैंने ना एक रील बनाई जिसमें आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि व्हाई कर्ण फ्रॉम महाभारत इज माय फेवरेट कैरेक्टर। तो उस पे कमेंट्स आ गए कि हाउ कैन यू सपोर्ट हिम और हाउ कैन यू लाइक हिम व्हेन देयर इज अर्जुन, एंड आई एम लाइक कि यार मैंने सिर्फ बोला कि उसका मुझे लाइफ का पर्सपेक्टिव अच्छा लगा एंड यू ऑल हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम फॉर दैट। तो होता है, ये भी होता है। एंड ऑल्सो वही है वो। I've seen one of clips from राहुल सुब्रमण्यम। उसने एक रील बनाई थी कि उसमें वो बता रहे थे कि गाइस मुझे ना मैंगोज ज्यादा पसंद है, तो जितने भी लोगों को या ग्रेप्स पसंद है, दे वर लाइक हाउ डेयर यू कॉल करेक्ट मैंगो ग्रेप्स, तुमने बोले तूने। तो इट्स लाइक कि राइट ओपिनियन तो कभी मैच नहीं होंगे। आप ए बोलोगे तो दूसरा बी बोलेगा, सी बोलेगा, डी बोलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपना बोल के निकल जाओ, बस फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट एंड ऑल्सो सिंस यू नो हम जैसे बात कर रहे थे कि यू आर वेरी अप्रोचेबल एंड लगता है मतलब आपका कंटेंट देख के कि कोई भी आके आपसे बात कर सकता है, लाइक दे कैन शेयर द फीलिंग्स विद यू। तो आई एम श्योर यू ऑल्सो गेट अटेंशन, like a lot of attention from men, and it can be sometimes positive, it can be sometimes negative. How do you deal with that fear? डूड यार बस मत पूछो, मैं बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस थे। बट एक बात बताऊं आपको कि ऑनलाइन जब मैं नहीं भी थी, मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं भी थी, तभी भी मुझे अटेंशन ऐसा मिलता ही था। मतलब जस्ट बीइंग अ वुमन ऑन सोशल मीडिया, Yeah, men thought they have the right to DM any woman। yeah, तो वो एक तो मतलब इंडियन मेंटालिटी है, उसको तो कैसे निकालोगे, वो तो जड़ से निकालनी पड़ेगी आपको। तो वो एक चीज है। correct, तो पहले तो मैंने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया कि जब आप अपनी शक्ल को दिखा रहे हो तो जरूरी नहीं है सब लोग को वो चीज पसंद आएगी, और आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपको अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, और कुछ बहुत बुरे भी मिलेंगे। तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो पहले तो मैंने खुद ही को ही प्रिपेयर किया। और दूसरी चीज, काफी बार ऐसे आते हैं डीएम्स, एक टाइम तक आई लव यू और ये वाले मैसेजेस तो ठीक है, चलो बेरेबल है, बट जब yeah, वो हद हो जाती है ना, जिसमें correct, लोग अपने बॉडी के पिक्स भेजने लग जाते हैं या क्या, तो yeah. वो मतलब अभी तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने ऐसे देखे हैं, कई लोगों के even साथ even होता I है। have friends और जिनके साथ हुआ है ये, so yeah, हाँ, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। बट पहला इंस्टेंस तो ब्लॉक होना होता है। मतलब आई एम जस्ट लाइक कि तुम क्यों, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज कि तुम्हें अपने दिमाग पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन उस बंदे की सिर्फ इतनी ही हिम्मत है कि वो टाइप करके तुम्हें ये चीजें भेज सकता है। correct, सामने सामने आके ना वो बंदे की बोलती बंद हो जाएगी। कोई
कोई किसी के मुंह पे बेइज्जती नहीं कर सकता, उतनी हिम्मत नहीं होती किसी में, राइट, वो सिर्फ टाइप कर सकते हैं, दैट्स इट। और वो उस समय उस बुरे सिचुएशन में होगा, लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा और जाके कमेंट कर दिया उसने किसी की भी पोस्ट पे या जो भी है। तो आई डोंट थिंक कि हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर इस चीज को लेना चाहिए, दिल पे लेना चाहिए, समझना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है विच इज कॉल्ड ब्लॉक, उसे यूज करना चाहिए। मेरी फॉलोइंग लिस्ट से ज्यादा लंबी मेरी ब्लॉक लिस्ट है, मैं बता दूं। मैंने कई लोग को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो दैट्स एंड टोटली फाइन। अगर ब्लॉक दिया है तो यूज इट। या 100%। एंड ऑल्सो अब तो साइबर क्राइम रिपोर्ट करना हैज बिकम सो इजी, मतलब अगर वो वल्गर होते जा रहा है तो यू कैन जस्ट गो अहेड हाँ, एंड रिपोर्ट देम फॉर साइबर क्राइम बिकॉज इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो या एंड ऑल्सो एक दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन कि मतलब क्योंकि ये मेरे को लगता है, हाउ इज योर रियल लाइफ डिफरेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ? मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग मी कि हम ऑनलाइन कुछ और होते हैं एंड रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को ना अब ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो मैं किसी भी चीज पे उनके साथ में बात करने लगूंगा, बट ऐसा नहीं है। सिंस आई टॉक अ लॉट ऑन पॉडकास्ट तो लोगों का वो लाइक परसेप्शन बन गया है मेरे बारे में। तो इज दिस लाइक कॉमन विथ यू एज वेल? दिस हैज हैपेंड। मतलब मैं और मेरी मॉम बात कर रहे थे एक बार, तो और मैं मतलब ऑनलाइन इतना अपने आप को फ्री नहीं हूँ इतनी ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि अभी भी थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग। अभी मैं अपने कंटेंट को अच्छे से बना सकती हूँ, बट अगर कोई मेरे को उस जॉनरा को चेंज करने बोलेगा, व्लॉगिंग में जाने बोलेगा या मेरे को पॉडकास्ट करने बोलेगा, तो शायद मैं थोड़ी घबरा जाऊं। बट आई वॉज, तो मैं ऑफलाइन वर्ल्ड में ऐसी नहीं हूँ, मैं थोड़ी क्रेजी हूँ, मैं एकदम हरकतें हर कोई करता है, ठीक है, ये हरकतें हर कोई या सेम नहीं होता। सही बोला ना मैंने? हाँ, हर कोई सेम नहीं होता, थोड़े क्रेजी होना भी जरूरी है। तो मैं ऐसी कुछ क्रेजी हरकतें कर रही थी घर पे, तो माय मॉम वाज लाइक अगर मैंने ये रिकॉर्ड करके डाल दिया ना तेरे इंस्टाग्राम पे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे कि ये दृष्टि है जो ज्ञान देती रहती है वो ये काम करती है। एंड आई वाज लाइक मम्मी, करेक्ट। रियल और रील इसलिए दो अलग अलग शब्द है क्योंकि हमें एक जैसा सबके सामने बिहेव नहीं करना। और एक बार मैंने एक्चुअली मैं खुद से भी बात कर रही थी इस बारे में, मैं खुद सोच रही थी, डीप थॉट्स में थी। मैं ये सोच रही थी कि हर इंसान एक्चुअल में सबके सामने अलग अलग बिहेव करता है। अब आप मुझे बताओ कि 100%। आप अपने दोस्तों के साथ जैसा बात करते हो वैसे ही सेम अपनी फैमिली के साथ जाके बात कर सकते हो क्या? नहीं ना। कभी नहीं। तो अभी अभी आप मुझसे पहली बार बात करो, बट अगर हम बचपन से दोस्त होते तो ये पॉडकास्ट अलग ही सेंस में जा रहा हंड्रेड होता। अरे परसेंट तेरे को पता है ये और ये वो है, हम लोग अलग ही मूड में होते। बट हम लोग पहली बार राइट। मिले हैं तो हम लोग इससे फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल टाइप की बातें हो रही है। तो आई थिंक आप हर इंसान के साथ अलग अलग रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि आपके इमोशंस अलग अलग टाइप के इंसान से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। आप फ्रेंड्स के साथ करेक्ट। अलग कनेक्ट करते हो, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और भी लोगों के साथ अलग अलग कनेक्ट करते हो। तो आई थिंक हर इंसान के मल्टीपल फेसेस होते ही होते हैं। तो आप या ऐसे कंटेंट क्रिएटर पे ऐसे धब्बा नहीं लगा सकते, या एक्टर्स पे ऐसे धब्बा नहीं लगा सकते ये रियल लाइफ में वैसा नहीं राइट। होगा जैसा ऑफलाइन होगा। अब मैं ऑल दो स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में कई सारी बातें करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे मेडिटेशन और उसी में ही रहती हूँ। मैं कोई योगी नहीं हूँ आई करेक्ट। हैव माई ओन लाइफ, एंड तो मैं ये उसमें ये भी बहुत बड़ा ना परसेप्शन होता है लोगों का कि मतलब जो लोग इस मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी इन सब के बारे में बात करते हैं वो शायद पूरा 24 घंटा यही सब करते हैं। लोग मुझे भी बोलते हैं बिकॉज आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं मेडिटेशन के बारे में भी कंटेंट बनाता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं ये कि लाइक दे लिटरली आस्क मी कि तू 24 घंटा मेडिटेशन करता है क्या, तू लाइक वो भगवत गीता लेके ही बैठा रहता है क्या? एंड आई एम लाइक नहीं, तुम लोग मुझे बचपन से जानते हो, मैं नहीं हूँ ऐसा। एंड ऑल्सो समवेयर आई फील कि जो लोग ये वाला कंटेंट बनाते हैं ना, स्पिरिचुअल कंटेंट, वो रियल लाइफ में थोड़े पागल होते हैं, वो क्रेजी होते हैं, क्योंकि जब हम कंटेंट बना रहे हैं तो वी कैन नॉट बी क्रेजी उस टाइम, क्योंकि हमें एक प्रॉपर मैसेज देना है। तो जब हम ट्रू। रियल लाइफ में आते हैं बैक टू नॉर्मल तो सब क्रेजी हो जाता है फिर हमारे लिए। सो या यू गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, एक्चुअली मैंने संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो भी देखा था, उसमें वो यही बोल रहे थे कि इंसान ना हर काम फोकस से करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक चीज पे अगर फोकस कर रहे हो तो वहां से निकाल के आप दूसरी जगह पे भी लेकर आओ उस फोकस को। तो राइट। जब मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो मेरा पूरा फोकस उसी पे होता है कि मैं कैसे अपने मैसेज को 100% तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। बट ऑफलाइन वर्ल्ड में भी अगर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और तभी भी मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में सोच रही रहूंगी, या ये सोच रहूंगी कि नहीं, आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग क्योंकि मैंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है, तो मैं अपनी लाइफ को, मतलब मैं एक फेक लाइफ जी रही होंगी, तो वो बहुत करेक्ट। गलत चीज है। तो
आप जहां जिस समय पे हो आपको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। आई थिंक द सेम वे, क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हो तो मैं बहुत फॉर्मल अपने कम्युनिकेशंस और ये कुछ एटिकेट्स होते हैं उन्हें फॉलो करो, बट घर आके तुम्हें वो राइट, करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होम। तो वो करेक्ट, एक डिफरेंस होता है। बट ये एक चीज जो आपने बोली ना कि भगवत गीता ही लेके बैठा रहता है या क्या, या तो फिर मेरे फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी है जो भी जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो यही, जब मुझे कभी गुस्सा आ जाता है ना और मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर देती हूँ, तो दे आर लाइक, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट, you talk about spirituality, you talk about positivity, how can you show anger in yourself? And I was like, अरे राइट, it's also an emotion, अगर मैं उसे करेक्ट, बाहर नहीं निकालूंगी तो वो मेरे अंदर ही ऐसे पाइल अप होता रहेगा। तो इट्स बेटर दैट आई जस्ट ब्रिंग इट आउट एंड या, मतलब उस इमोशन को भी इंजॉय करना चाहिए। अभी ऑल्दो मैं पहले जितनी शॉर्ट टेम्पर्ड थी उससे काफी कम हूँ, बट 100% किसी के भी दिमाग से एंगर निकल नहीं सकता। अब राइट. पता नहीं, ये चीज दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आई एम लाइक Are you somewhere deep down self-disciplined? Like, do you feel कि you are? मेरे डैड नेवी में, ठीक है, तो Oh, मैं बता दूं कि huge नेवी respect first of आर्मी, all. हाँ, तो सेल्फ डिसिप्लिन तो मतलब बचपन से ही हूँ मैं काफी ज्यादा। वो अगर 8 बजे उठो नहीं या 7 बजे से पहले घर के अंदर ना हो, इवन फॉर माय ब्रदर, ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो वो Yeah. नहीं, बट वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। मतलब हम लोग अपने पापा से बहुत डरते हैं, तो डिसिप्लिन यही है, यही सोच के डिसिप्लिन है। So I am an army brat. मतलब मेरे फैमिली से कोई आर्मी में नहीं है, बट आई हैव फ्रेंड्स जिनके ब्रदर या फादर वर इन द आर्मी और आर इन द आर्मी. तो मुझे ना आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार है, एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे मैं ट्राई भी करता हूँ कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स से मैं लोगों को लाऊं, क्योंकि जो उनका एक पर्सपेक्टिव होता है अबाउट लाइफ, इट इज सो डिफरेंट एंड इट इज सो गुड, इट इज सो रिच. तो बहुत कुछ सीखने मिलता है. तो yeah, I have huge respect for your father first of all. And moving on in the towards the direction of this podcast, कि you are a spiritual person. तो I want to ask you this one question जो मुझे भी हमेशा लोग पूछते हैं एंड बहुत से बार मैं आंसर नहीं कर पाता, which is कि what is spirituality? और डूड, ये क्यों पूछ लिया? सबका एक्चुअली अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है स्पिरिचुअलिटी को लेके। अब Correct. मुझे पहले पता भी नहीं था कि ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। मुझे हम क्या प्रेयर्स बोलते थे हम तो सबसे पहले, मतलब Right. भगवान को याद करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ये वर्ड यूज करती थी मैं पहले। ये तो अब मुझे पता चला कि अच्छा ये सबका Correct. मिक्सअप होकर स्पिरिचुअलिटी बन चुका है, एक वर्ड है। ये मुझे अभी पता चला कंटेंट क्रिएशन में जब मैं आई तब। तो बट मेरे लिए स्पिरिचुअल का मतलब यही है कि आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो हर दिन। आपको ऐसा बिलीव होता है कि आप अकेले नहीं हो और आपको किसी ने बनाया है, और आपको हर दिन उस इंसान को थैंक यू बोलना है या प्रे करना है, या यू जस्ट हैव टू कीप योर हेड डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट Correct. पर्सन। और तो बट मतलब एक बिगनर के लिए यही होता है कि हाँ, कोई एक हायर पावर है जो आपको Yeah. गवर्न कर रही है। और जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हो ना स्पिरिचुअल के, आपको रियलाइज होता है कि बाहर कुछ नहीं है, जो भी है सब आपके अंदर ही है। आपके अंदर Right. ही है वो हायर पावर, और आपको उसी को ही नर्चर करना है, उसी को ही ग्रो करना है। तो तभी कहते हैं कि जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हो तो आपके आसपास की चीजें ग्रो करनी शुरू कर जाते हैं। क्योंकि सेल्फ लव क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो जो हायर पावर है वो आपके अंदर है, तो आपको पहले उसको Correct. प्यार करना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब बाहर नहीं है, जो भी है अंदर है, और वो एक रूटीन होती है। जय शेट्टी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, स्पिरिट प्लस रिचुअल। तो आपकी जो सोल है वो जब एक रिचुअल फॉलो करती है तो दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट. एंड आपने एक ना बहुत अच्छी लाइन बोली कि जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर ऑलरेडी है. एंड देयर इज वन लाइन विच आई फॉर सम रीजन आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, बट वो ना कुछ इस तरह से कि द यूनिवर्स विच यू आर सीकिंग इज विद इन यू. तो समवेयर आई फील कि एंड हैव यू सीन दैट शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड द एग, एनिमेटेड स्टोरी जो है? नहीं, You should I'm check going out to that. see that. I will send Okay. you that उसका लिंक ऑन इंस्टाग्राम. उस स्टोरी मतलब Sure, वो sure. एनिमेटेड स्टोरी देखने के बाद में ना मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेके जो एक परसेप्शन था वो इतना ज्यादा चेंज हुआ, बिकॉज उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि देयर इज वन मैन एंड ही डाइज. फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ एंड ही उसका जो सोल है इट गोज टू गॉड.
and then Okay. God explains him ki what is life, what is death, and he tells him ki you were born from me and you will like after your death you will again become part of me. बट वो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते उसको, वो उसको बोलते हैं कि समडे यू विल आल्सो बिकम अ गॉड, एंड इट इज वेरी डीप. यू शुड चेक आउट. मैं ट्राई करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालूं, एंड आई विल सेंड इट टू यू एज वेल. डू चेक दैट आउट. Sure, sure, definitely, definitely. Drishti, do you meditate? Like obviously you do, I know, but Yeah, 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 I do. I do, so I do. okay, so this is one more question which I keep getting, and इसको लेके भी मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग आंसर्स होते हैं at अलग अलग point of times, but what is your answer for the easiest way of meditating? Like for actually पता है जब ओके मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री बता देती हूँ अपनी फैमिली की कि मेरे पूरे खानदान में हर इंसान स्पिरिचुअल है काफी ज्यादा. और जब मैं इनफैक्ट पैदा हुई थी, मैं कुछ 1 या 2 साल की थी, तभी से ही मुझे मतलब जब मैंने बोलना सीखा था उसके तुरंत बाद मुझे हनुमान चालीसा सिखा दी गई थी. तो आई थिंक मतलब मैं अब एक्सप्लेन करने के लिए क्या ही बताऊं, हम लोग बचपन से स्पिरिचुअल है. तो मतलब सत्संग जाना और कथाएं सुनना और ये सब जो अभी मॉडर्न जमाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अच्छा ये भी था स्पिरिचुअल गुरु और ये सब, बट नहीं, हमारे लिए तब बहुत वो मेन स्ट्रीम था. ठीक है, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो इसी एनवायरमेंट में हुई है. तो मैं काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ. आई एम सॉरी, मैं डाइवर्ट हो गई. क्वेश्चन क्या था? What is the, and this is the best kind of podcast जहाँ पे conversation कहीं से कहीं चला जाए, but the question was कि what is the easiest way to meditate? Meditation. Sorry. हाँ, तो मतलब although being a spiritual person, I never used to meditate क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि meditation कोई बहुत ही बड़ी चीज है और एक जगह पे बैठे रहना पड़ता है और जो भी है, मतलब वो जो हम मुझे सब याद है starting कि में सोचते हैं. हाँ, सेम चीज. मैं भी वही चीज सोच रही, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है बचपन से, वो तो मुझसे भी ज्यादा घबरा रहा होगा मेडिटेशन करने के लिए. मैंने इसलिए अपनी बैक स्टोरी बताई क्योंकि मैं ऑल्दो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से आई हुई हूँ, बट फिर भी आई नेवर यूज्ड टू मेडिटेट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. मैं अपने मॉम डैड को देखती थी, वो लोग मतलब रूम बंद करके 30 to 40 मिनट्स तक मेडिटेट करते थे, एंड आई वाज लाइक क्या है ये, कौन बैठ सकता है 30 घंटे तक एक ही जगह पे. तो मतलब बहुत क्वेश्चंस आते थे मेरे दिमाग में, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेडिटेशन इज नॉट मेड फॉर मी. बट जब मैंने जॉब ज्वाइन की ना और जब मैंने ब्लॉग शुरू किया, आई वाज लाइक मैं पागल हो रही हूँ. तो फिर तब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी बॉडी की नेसेसिटी है ये कि मुझे मेडिटेट करना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी 3-4 चीजों को एक साथ. तो मैंने एक्चुअली ब्लॉग्स लिखने के बाद ही मेडिटेशन शुरू की 2019 में. उससे पहले भी मैं करती थी, बट वो मतलब ऐसा था, मतलब मेरे मॉम डैड ने ऐसे एकदम डंडा लेके बैठते थे, मेडिटेट नहीं, एक्चुअली वो बस बोलते थे कि भगवान के सामने बैठ जाओ, बस ऐसा था. तो मैं ऐसे उनको दिखाने के लिए 15-20 मिनट बस ऐसी बैठी रहती, बट दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था. बट 2019 में आई वाज प्रीटी सीरियस अबाउट इट कि अब थोड़ा मेंटल हेल्थ की भी केयर करनी है और चीजों को संभालना है, मैनेज करना है. तो आई थिंक तब मैंने बस शुरू किया था सिर्फ 5 मिनट से. मैं अपने लिए मतलब तब मैंने ना एक कहीं पे एक लाइन पढ़ ली थी और वो लाइन इतनी स्ट्रांग थी ना, वो लाइन अभी तक मैं उसे लेके जाती हूँ. वो लाइन ये थी कि अगर आप अपने लिए अपने दिन का 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप दूसरों से भी उम्मीद मत करो कि वो लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. मतलब अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो कोई दूसरा भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा. और वो लाइन ऐसे ना मतलब दिल पे लग गई थी मेरे लिए. तो मैंने बोला कि नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट्स तो मुझे निकालना चाहिए एक अच्छी हैबिट बनाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए. और जब मैं खुद इन सब चीजों के बारे में बात करूं तो मुझे इस चीज को करना भी चाहिए. तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की. सबसे पहले 5 मिनट्स एक जगह पे बैठ के आई जस्ट यूज टू फोकस ऑन माई ब्रेथ. और ये चीज संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली तुम्हारी माइंड और तुम्हारी बॉडी ये 2 अलग अलग चीज है. तुम्हारी बॉडी को तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी कंट्रोल करिए, बट एक्चुअली तुम्हारा माइंड तुम्हारी बॉडी की हर चीज को कंट्रोल करता है. अगर तुम अपने माइंड को अपनी बॉडी से निकाल दोगे तो तुम एक डेड बॉडी बन जाओगे. ठीक है, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और उस माइंड को अगर तुम्हें कंट्रोल करना, मतलब इतनी पावरफुल चीज को अगर तुम्हें मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करना है तो तुम सिर्फ टूल्स के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हो. और सबसे पहला टूल होता है ब्रीदिंग. तुम्हारे इन और आउट, क्योंकि इंसान की सांसें ही हैं जो एक बॉडी को माइंड से कनेक्ट करती है. अगर तुम्हारी सांसें बंद हो गई तो तुम अलग हो चुके हो. तो
पहला टूल होता है मेडिटेशन का कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। तो वो एक्चुअली वो वीडियो था। मैं तो संदीप महेश्वरी को अपना गुरु मानती हूँ क्योंकि उनकी काफी सारी बातें जो मुझे हमेशा याद रहेंगी मरते दम तक, और उनके काफी वीडियोस ने मुझे मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो आई थिंक हाँ, तो ये एक वीडियो मैंने देखा था, तो और तब उसके बाद से मैंने मेडिटेशन करना प्रैक्टिस किया। फिर धीरे धीरे जब 5 मिनट कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर वो 10 मिनट बन जाएगा, 5 का 10, करेक्ट। 10 का 15 हो जाता है, आपको मजा आने लग जाएगा धीरे धीरे, और फिर आप और भी नए टूल्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। बट एज अ बिगनर आई थिंक आपको ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बट मैं एक बात बोलूं राइट। कि मेडिटेशन ना, ऐसे कोई आपको फोर्स करे तो नहीं होता है वो चीज। आप जब तक आपके दिल पे ऐसा आएगा नहीं ना कि अब मुझे ये चीज करेक्ट। करनी चाहिए या मुझे इस चीज की जरूरत है, तब तक आप वो चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप मतलब ऐसे जबरदस्त, जैसे इसलिए मैंने अपनी पूरी कहानी बताई ताकि कि आप लोग रिलेट कर सको उन चीजों से, कि मैं भी पहले वैसी थी, बट जब तक मेरे दिल पे ऐसे नहीं आया ना, तब तक मैंने शुरू नहीं किया था उस चीज को। राइट। एंड एक और चीज होती है ना कि मतलब जब कोई नया मेडिटेशन करना स्टार्ट करता है तो उसको कुछ लोग मतलब कुछ लोगों का परसेप्शन होता है मेडिटेशन को लेके कि आपके माइंड में कुछ थॉट्स ही नहीं आने चाहिए, बट वो तो कितना एडवांस लेवल है ऑफ मेडिटेशन। जब तुम स्टार्ट करते हो ऑब्वियसली थॉट्स आएंगे, एंड योर थिंग लाइक योर वर्क इज कि तुम वो थॉट्स को हटाओ, फिर वो थॉट्स वापस आएंगे, तुम फिर से हटाओ, तुम्हें उस चीज पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड एज यू सेड कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस क्वेश्चन अहेड कि मेडिटेशन करने के बाद लाइक आफ्टर अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डिड यू सी इन योरसेल्फ? चेंजेस बहुत मैसिव होते हैं। मतलब पहले तो तुम्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन की मेडिटेशन की और अगले राइट। दिन ही तुम्हें रिजल्ट्स मिल गए। तुम्हें मतलब इसे महीनों महीनों तक करना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है, हर दिन करेक्ट। 5-5 मिनट निकालने पड़ते हैं। बट उसके रिजल्ट्स मुझे दिखने शुरू हो गए थे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मैंने बताया था कि वो अब मेरी नेसेसिटी बन चुकी थी, कि मुझे राइट। लिटरली अपने माइंड को मैनेज करने के लिए कुछ चीज चाहिए थी। तो मैंने मेन रीजन यही था शुरू करने का कि मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊं अपने जॉब लाइफ को भी और ब्लॉग्स को भी, और उसमें और ग्रो कर सकूं। तो दो अ, मुझे बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर पा रही थी। पहली चीज तो मेरी जॉब पे एक्चुअली मुझे बहुत गालियां सुनने मिल रही थी उस समय पे, इसलिए मैं बहुत परेशान थी, और मेरा ब्लॉग भी कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा था, कोई पढ़ ही नहीं रहा था वो ब्लॉग्स को, विजिटर्स ही नहीं आ रहे थे उस वेबसाइट पे। तो मैं दोनों जगह से परेशान थी। बट जैसे ही मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो अम, मेरा कुछ स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया मुझे ओह ऑफिस वाओ। में, और और मेरे ब्लॉग्स पे भी विजिटर्स आने शुरू हो गए, मुझे कमेंट्स आने लग गए स्ट्रेंजर्स के, दैट वी हैव योर वेबसाइट बुकमार्क, वी ऑलवेज विजिट टू योर ब्लॉग्स, वी रीड इट एवरी वाओ। डे, या क्या जो भी है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लग गए। तो आई थिंक जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हो ना, तो तुम्हारे आसपास की चीजें ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। आप मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस फीलिंग को वर्ड्स में। जब आप वही, फिर वहां से मेरी एक्चुअली जर्नी शुरू हुई सेल्फ लव की, अपने आप की केयर करना, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना, या अपने हेल्थ का ध्यान रखना, वो चीजें सब 2018 2019 में शुरू हो गई थी। तो तब करेक्ट। मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ, जितना ज्यादा हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, उतनी जल्दी आसपास की चीजें ग्रो कर जाएंगे। आपने अभी एक चीज कही ना कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पॉडकास्ट पे मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है, एंड मैं जब भी उन्हें पूछता हूँ कि मेडिटेशन के बाद में उनमें क्या चेंजेस है, तो वो ठीक है बताते हैं चेंजेस क्या है, बट वो कहीं ना कहीं ये चीज बोलते हैं कि वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। एंड ये चीज मैंने खुद ने भी नोटिस किया है मेरे अंदर आफ्टर लाइक माई मेडिटेशन प्रैक्टिस, कि वो जो एक चेंज आप में आता है, लाइक यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट लाइक इन वर्ड्स, क्योंकि वो बहुत एक अलग चेंज होता है। एंड इट्स समथिंग लाइक कि आप सडनली बहुत काम हो गए हो, एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ इतना ज्यादा कि यू स्टार्ट टू थिंक कि है ये भी हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था अभी तक मैं क्या कर रहा था। इट्स लाइक दैट, इट्स अ बिग बिग शॉक आफ्टर लाइक यू सी दोस चेंजेस। ओके सृष्टि, आई वांट टू टॉक टू यू अगेन अबाउट कंटेंट। मतलब मैं आपको अब वापस से उस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। सो यू सेड कि आपने आपका जो कंटेंट क्रिएशन एक तरह से स्टार्ट किया था वो ब्लॉगिंग से किया था, एंड वी हाँ। लिव इन 2021 जहाँ पे दो टाइप के कंटेंट चल रहे हैं आजकल। एक है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है हमारा रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स है, टिकटॉक है, मतलब इंडिया में बैन है बट यूएस वगैरह में तो चल ही रहा है, एंड फिर जॉश जैसे अलग अलग और प्लेटफॉर्म्स आ गए शॉर्ट फॉर्म के लिए।
एंड जो दूसरा काइंड ऑफ कंटेंट है वो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विच इज पॉडकास्ट, जो कि होते 1 घंटा 2 घंटा, लाइक उतने लंबे। तो एंड ये पूरा जो ट्रेंड है ये अब वीडियोस की तरफ जा रहा है, अब तो फोटोज भी नहीं है, अब तो वीडियोस की तरफ ही जा रहा है। डू यू फील समवेयर कि जो एक ब्लॉगिंग का वो कल्चर था, जो ब्लॉगिंग का ट्रेंड था, इज इट डाइंग समवेयर? आई थिंक आई डोंट थिंक एक्चुअली कि ब्लॉगिंग का कल्चर डाई हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल लोग वहां से पैसा कमाते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो कल्चर डाई होता रहेगा। अब बट इज इट लाइक रिड्यूसिंग? अभी 2021 में मुझे पता नहीं, बट 2019 में जब मैं ब्लॉग्स के बारे में पढ़ रही थी कि उसका क्या फ्यूचर होगा या क्या Yeah. चीज होगी, तब तो खैर पैंडेमिक आया नहीं था इतना तो, Correct. बट ब्लॉग्स से लोग बहुत पैसे कमा रहे थे ऑलरेडी। और मतलब ब्लॉग से कमाना भी ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वीडियो से ही कमा सकते हो या क्या, ब्लॉग से भी लोग करोड़ों में कमाते हैं, मतलब कमाने वाले कमा लेते हैं मस्त एकदम। Right. और तब जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे समझ गया था ये चीज कि आगे जाके भी बहुत चीजें हैं, जब तक गूगल चलता रहेगा तब तक ब्लॉग्स हिट होते रहेंगे। और वहां पे That's good. मतलब थोड़ा फर्स्ट पेज पे आना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार अगर तुमने वो रैंकिंग मेंटेन करके रख ली तो तुम मतलब बादशाह बन जाओगे उस चीज के। और मैंने अभी भी रियलाइज किया, जब मैं खुद 50 डेज 50 स्टोरीज की रिसर्च करी थी, आप मुझे बताओ कोई भी चीज जब मुझे जाननी होती है ना तो मैं यूट्यूब पे नहीं जाती, पहले मैं ब्लॉग्स पढ़ती हूँ उस चीज के बारे में। कोई सिम्टम्स हो गए, लेट्स सपोज कोई एक बीमारी है या क्यों मुझे बार बार छींक आ रही है, इस चीज को मैं यूट्यूब पे तो नहीं टाइप करूंगी, मैं तो गूगल पे ही करूंगी। और गूगल पे क्या आएगा अगर सर्च करके, ब्लॉग्स पोस्ट ही होते हैं। अभी मैं मेडिकल रिलेटेड बात करूँ तो लोग मेडिकल रिलेटेड का ब्लॉग पोस्ट पढ़ेंगे। और इनफैक्ट कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे 2019 में मैं अपने लिए सोचती थी कि वीडियो बनाने में मुझे नहीं लगता मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और इसलिए मैं ब्लॉग्स लिखना शुरू करूंगी। और बेस्ट पार्ट अबाउट ब्लॉग्स, कोई हेटर्स नहीं होते, मतलब रेयर रेयर कोई हेटर होगा। जब किसी ने आपकी शक्ल ही नहीं देखी तो आपको कौन हेट देगा, मुझे बताओ। तो वो सोच के मैंने सोचा था कि ब्लॉग सबसे हिट है, बट उसमें यही हो गया था कि मेरा जो कैटेगरी थी, जॉनरा था, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट था और मेरे को एज अ लीडर बन के दिखना था, तो वो एक था। बट अगर मेरा कोई अलग जॉनरा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी वीडियो क्रिएशन करती, मैं ब्लॉग्स पे खुश रहती और मैं वहीं पे कोशिश करती कि मैं और कैसे ग्रो कर सकती हूँ। तो ब्लॉग्स ब्लॉग्स तब तक चलते रहेंगे जब तक गूगल है। मुझे तो नहीं लगता कि वो डाई होगा कभी भी। या एंड ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। ये एपिसोड एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है, आई हैव सो मेनी अदर क्वेश्चंस एज वेल टू आस्क यू। एक क्वेश्चन ये है कि एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर डू यू समटाइम्स फील कि मतलब एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन का समवेयर देयर इज अ लैक ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया इन कंटेंट क्रिएशन? इट्स नॉट ओनली इन कंटेंट क्रिएशन यार, जब मैं जहाँ पे I जॉब mean, कर yeah, रही थी वहां पे भी मेल्स बहुत ज्यादा थे। वहां पे correct. इनफैक्ट मैनेजर लेवल पे मेल्स बहुत ज्यादा थे, बहुत रेयर कोई फीमेल देखने मिलती है। बट आई वाज लकी इनफ कि मेरी टीम में सिर्फ 4 लड़के थे और बाकी सारी लड़कियां थी। और हमारी टीम 22 मेंबर्स की थी, Oh तो wow. लड़कियां ज्यादा थी हमारी टीम में। बट इन जनरल मुझे ऑफिस में तो इतने ज्यादा दिखते नहीं थे। बट वो मैं अभी क्या बोल रही हूँ, इंडिया की तुम पॉपुलेशन देख लो ना, रेशियो देख लो हाँ, तुम गर्ल रेशियो इज टू तो बॉय is का, तो उसमें मैं क्या ही बोलूं। बट हाँ, बट जैसे मैंने पहले बताया था कि 2018 से पहले एक लड़की को ना एक्चुअली जो अपब्रिंगिंग होती है वो सोसाइटी के हिसाब से उसे यही बताया जाता है कि भाई तेरी तू जॉब करेगी या जो भी है, पढ़ाई तेरी एक बार अगर हो गई तो तेरे को तो शादी जाना है, दूसरे का घर संभालना है, यही तेरी जिंदगी है। तो ये जब मेंटालिटी, मतलब तुम अगर लड़की को अपब्रिंगिंग करते वक्त ये चीज समझा दोगे कि तेरी जिंदगी ये नहीं है, तेरे को अपने हिसाब से जीना है, जो भी करना है, तो आई थिंक लड़कियां भी बहुत ज्यादा दिखने मिल जाएंगी इन सब फील्ड्स में, भले वो जॉब के कल्चर में हो चाहे कोई और कल्चर में हो। अभी आई थिंक थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि काफी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स में जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। आई थिंक फैशन तो पूरा फीमेल ने लेके रखा हुआ है। और मुझे ऐसा कोई मतलब फैशन कंटेंट आता है तो मेरे दिमाग में कोमल पांडे ही आती है और कोई लड़का तो नहीं आता दिमाग में सबसे पहले, ऑल्दो बहुत ज्यादा लड़के भी हैं। बट हाँ, तो आई थिंक थोड़ा बहुत चेंज हो रही है ये चीज, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आगे की जो जनरेशन होगी वो काफी सुधरी हुई होगी, वो ऐसा नहीं हो गया। मतलब अभी सपोज जाके अगर मैं आगे जाके शादी करती हूँ और मेरे कोई बच्चे हो तो मैं उन्हें ये तो नहीं बताऊंगी कि भाई तेरे को ये करने की जरूरत नहीं, तेरी अब शादी होगी या जो भी होगा। आई थिंक हमारी आगे की जनरेशन सुधर रही होगी, थोड़ी बेटर होगी। दैट्स अ गुड पॉइंट कि मतलब
in the future we are going to be like हमारा जो generation है जो इस वक्त 23 to between like 27 है maybe future में we are going to be the decision makers of this nation. So yeah, and also I हाँ, somewhere we are feel going to कि change the society. yep I 100% agree with you. And also I somewhere feel कि मतलब धीरे धीरे जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ते जा रहा है, बिकॉज लाइक आई वॉज रिसर्चिंग ऑन दिस क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन पूछना था ये, तो आई वॉज रिसर्चिंग कि कितनी लड़कियां हैं इस फील्ड में, स्पेशली इन द मेंटल हेल्थ सेगमेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. तो मैंने देखा कि देवर नो गाइज मेंटल हेल्थ में स्पेशली, मतलब सर्च करने पे सबसे पहले आपको जो टॉप लिस्ट मिलेगा इट्स ऑल फीमेल रिप्रेजेंटेशन. एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज आई फील कि समवेयर हमारे सोसाइटी में फीमेल्स को दबाया जाता है, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई इट, क्योंकि हमने देखा है ये, हमने रियल लाइफ में सबने एक्सपीरियंस किया है. तो या दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक यू आर राइट. बट हाँ, आगे जाके चेंज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. आप सिर्फ उसका छोड़ो, आप ऑथर्स का देखो. मैं इनफैक्ट जब मैं खुद सबकॉन्शियस माइंड पे रिसर्च कर रही थी, आई वाज लाइक कि यू नो एक पर्सपेक्टिव अलग होता है. एक आदमी का उस चीज को देखने का नजरिया और एक औरत का देखने का नजरिया अलग अलग होता है. तो मुझे मैं जब अपना कुछ रिसर्च कर रही थी तो मैंने यही देखा था कि बहुत सारे जोसेफ मर्फी और ये और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने द सीक्रेट लिखे, वो वाले ऑथर, और कितने सारे ऑथर्स हैं, कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, पर सारे के सारे मेल हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बताते हैं. आई वाज लाइक कि कोई तो फीमेल होगी जो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव दे सके इस चीज के बारे में. रिसर्च किया, बहुत बहुत कम है, लिटरली एक या दो, और उनका पर्सपेक्टिव भी ऑलमोस्ट मेल के पर्सपेक्टिव से मैच करता है, पता नहीं क्यों. तो मैं वही सोच रही थी, मतलब मैं कैसे और इस चीज के बारे में रिसर्च करूं या क्या. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ना मुझे ऐसी पहली फीमेल बनना है जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक अलग पर्सपेक्टिव दे सके उस दुनिया को, और लोगों को समझे कि हाँ सिर्फ ये चीजें नहीं है, एक अलग चीज भी है. तो वो एक चीज थी. एंड यू आर डूइंग दैट, मतलब आपके कंटेंट के थ्रू वो पता चलता है कि यू आर ट्राइंग टू डू दैट. एंड अगर मैंने अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा तो मेरी ऑडियंस में जितने कंटेंट क्रिएटर्स है वो लिटरली मुझे गाली देंगे एंड मुझे ट्रोल करने लगेंगे. तो आई शुड आस्क यू दिस कि व्हाट आर योर टिप्स फॉर बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेशली जब एक ऐसा एरा आ गया है जहाँ पे short form content is working so well. तो like what, and you are doing a lot of short form content and you are doing it good. तो क्या टिप्स है आपकी? आई थिंक पहले तो बी अ गुड कंटेंट कंज्यूमर. पहले खुद देखो कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब बी अ गुड ऑब्जर्वर योरसेल्फ, कि तुमने वो वीडियो पे क्यों क्लिक किया, तुम्हें क्या थंबनेल पसंद आया, या तुम्हें उस बंदे का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्यों तुमने उस बंदे को देखा, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखो कि उसने क्या हैशटैग्स यूज किए, उसने क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, या वो कमेंट्स में किस तरीके से लोगों को रिप्लाई देता है या क्या. यू फर्स्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, यू फर्स्ट बी अ गुड ऑडियंस, एंड देन ओनली थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वुड दे लाइक टू सी ऑन योर प्लेटफॉर्म. और थोड़ा बहुत देखो कि तुम्हारा कौन सा स्टाइल है, तुम किस तरीके से बात कर सकते हो. अभी मेरे में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं कॉपी नहीं करती किसी को भी. मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक बात करने का तरीका है, और मैं उसी चीज को मेंटेन करके रखती हूँ. तो मतलब पहली चीज होती है कि आप अपने बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो. आपको जब अपना एक स्टाइल, आपका एक अपना एक फॉर्म पता चल जाएगा, तो आप उसी चीज को स्टिक रखो, और वो चीज आपके क्या कहते हैं, वो आपका एक पावर है, वो एक यूनिकनेस है आपकी. तो वो यूएसपी वो चीज को जाने मत दो. हाँ, वो यूएसपी आपका, करेक्ट. अभी मेरा यूएसपी यही है कि मैं बहुत रिलेटेबल लगती हूँ लोगों को, इसलिए लोग मुझे शायद दीदी दीदी बोलते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि इस कमेंट सेक्शन में भी यही होने वाला है. बट यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट. ट्रू ट्रू. तो हाँ, यही है कि आप अपने एक यूएसपी ढूंढने की कोशिश करो, और उस चीज को कभी डाय मत करने दो. मतलब इवन दो लोग आपको हेट करे कि अरे तू ऐसे क्यों हंस रही है, अरे तू ऐसी क्यों बात कर रही है, नहीं, वो आपका तरीका है. वो आपको यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू टेक स्टैंड ऑन दैट. और एक आखिरी टिप यही रहेगी कि हर चीज को ना समय लगता है. ठीक है, वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं हमेशा मतलब रहता है कि हर चीज को समय लगता है, और तुम एक औरत को मतलब प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, उस चीज को 9 महीने लगेंगे. मतलब मल्टीपल औरत को लेके एक महीने में बच्चे पैदा नहीं कर सकते तुम, वो 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे. तो जो चीज
डेस्टाइंड है, जिस समय पे होगी होगी। आई डोंट नो, जितने लोग डेस्टिनी पे शायद ना विश्वास करते हो, बट जिस चीज को जितना समय लगता है उतना लगेगा ही लगेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, आप कोई काम को जल्दी नहीं कर सकते। मैं इनफैक्ट पता है Right. कंटेंट क्रिएशन ज्वाइन करने से पहले मतलब व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम सो गुड एट इट, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 17-18 साल के बच्चे कर रहे हैं ये काम, और मैंने अभी 24-25 में आके शुरू किया ये चीज। आई शुड Correct. हैव डन एट दैट एज ओनली। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तब शुरू करती, तो भी जो कॉन्फिडेंस, जो ये नंबर ऑफ फॉलोइंग्स है, या जो भी एक अच्छा मेच्योर दिमाग, वो मुझे इसी एज में आके मिलता। तो Correct. या तो आप शुरू करके और समय के साथ साथ सीख के और फिर 4-5 साल लगा के फिर इस एज पे आओ, स्टेज पे आओ, या फिर आप अच्छे से पहले मेच्योर हो जाओ ऑफलाइन वर्ल्ड में, और फिर Yeah. ऑनलाइन आके वो सारा ज्ञान दे दो। आई थिंक मैं पहले भी अगर शुरू करती तो भी मुझे इसी एज में ये सक्सेस मिलती जिस एज में आज मिली है। तो आई थिंक Correct. पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीज आपकी जिस समय पे लिखी गई है वो आपको उस समय पे मिल जाएगी। Yeah, I can relate to you about this whole thing of destiny. मतलब I believe in destiny. And मैंने ना एक अभी do you know नीलेश मिश्रा करके एक आरजे भी थे, and he does his interview and all those things now. उनके इंटरव्यू का नाम है द स्लो इंटरव्यू. Are you like familiar with him? मैंने नीलेश मिश्रा के देखे हैं कुछ वीडियोस, बट उनका इंटरव्यू है वो नहीं पता था। So do check out his interviews. You will love it. मतलब एकदम slow interviews होते हैं, 2-3 hours के interviews होते हैं, and multiple days में shoot होता है वो उनके फार्म हाउस पे। तो and he was doing this one interview with, उनका recent है with रणवीर ब्रार, who is a chef and he's a world known chef, like White House वगैरह में he has served for Obama and all. तो उन्होंने रणवीर ब्रार को पूछा कि do you believe in destiny? He took some time and then he said कि या ऑब्वियसली डेस्टिनी है ना, मतलब मेहनत तो क्योंकि सब कर रहे हैं, बट सब सक्सेसफुल नहीं है ना, कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, सो दैट्स डेस्टिनी। ये पॉडकास्ट काफी डीप हो गया सडनली, तो आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट किया था एंड वी टुक इट टू द डेस्टिनी पार्ट, सो इट्स अ गुड पॉडकास्ट। आई फील पीपल विल एंजॉय दिस। So, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉडकास्ट मैंने एक्चुअली एज्यूम किया ही था कि ये बहुत डीप होने वाला, बहुत लंबा भी होगा। वी आर लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, which is different from spirituality, meditation, law of attraction, all that. So we spoke about two different perspectives and two different things. And But one thing I would really like to say कि आपके पीछे इतनी सारी बुक्स हैं, तो पहले तो मुझे बताओ कि ये सारी नॉवेल्स हैं, या मतलब फिक्शन बुक्स हैं या नॉन फिक्शन बुक्स हैं, और आपने ये सारी की सारी पढ़ी? So this section is fiction. फिर जो यहाँ से चालू हो रहा है वहां तक, that is self help and political and मतलब real life पे based books. And yes, मैंने सब पढ़ी है। Wonderful. आप कब से पढ़ रहे हो ये? तो I started reading when I was like 13-14 maybe, and I started reading basically because I was just trying to fill the gaps which I felt कि मेरे लाइफ में है, तो वो बुक्स पढ़ना चालू हुआ। एंड ऑल्सो लाइक आई विद टाइम आई बिकेम वेरी हेवी रीडर, तो मैं एक टाइम पे लाइक 10 बुक्स भी पढ़ता हूँ। एंड देर आर फेजेस व्हेन आई डोंट वॉच एनी काइंड ऑफ वेब सीरीज या फिल्म्स, मैं पूरा मतलब एग्जिट कर देता हूँ वो मोड एंड आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स। तो व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव, वो 15 days में आई हैव रेड क्लोज टू 35-40 बुक्स। तो या ओह माय गॉड, मतलब मेरा टू बी रेड फाइल जो था वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ये जो है ना कि एक दिन में एक बुक, ये मैं फिक्शन बुक्स को खत्म कर सकती हूँ एक दिन में, बट नॉन फिक्शन बुक को खत्म करना डिफिकल्ट। हाँ, वो क्योंकि आपको समझना भी तो है ना, खत्म तो कर सकते हैं पर समझेगा कौन। So, wonderful. Dude, I want to ask you, are there any books which have changed your life? Yes. पहला तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही है। एक्चुअली उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं भी कुछ हूँ और मेरे अंदर भी कोई पावर है, और ये जो ब्रेन है ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, किसी पर्पस से दिया गया है, इसको यूज करना पड़ता है, और भी चीजें हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मॉम डैड सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करते थे कि भगवान कुछ होता है, स्पिरिचुअल कुछ होता है, ये वो कुछ होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि there is external law and I am actually attracting my life
एट सर्टेन पॉइंट मैंने मेरी लाइफ में उस समय यानी 2018 में जो भी है वो मैंने खुद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात कि मैं उसे चेंज कर सकती हूँ, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकती हूँ। तो वो चीज मतलब ऐसा था कि ओ शिट ये मैंने क्या पढ़ लिया और मैं क्या जी रही थी अपनी लाइफ। तो मैंने धीरे धीरे बदलना शुरू किया और अभी मेरी लाइफ थोड़ी बदली है। मतलब मैं अभी भी देखती हूँ खुद को कि मैं 2018 में कैसी थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड गुड दैट आई हैव चेंज्ड। और मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत हैरान होते हैं, ये बोलते हैं कि तू पहले कैसी थी, तू एकदम इंट्रोवर्ट, एकदम क्या कहते हैं, टू पुट इट इन अ पंजाबी वे, मैं बहुत झल्ली थी तो बट अभी मैं थोड़ी बेटर हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुक। एंड सेकंड बुक इज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज अगर तुम्हारे पास 150 रुपीज या 160 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए तो प्लीज इन्वेस्ट इन दैट बुक। उस बुक में एक्चुअली 10 स्क्रोल्स हैं जिसमें तुम्हें बताया कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बन सकते हो तुम। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे हम तो कुछ बेचते नहीं है, बट एक्चुअली हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का हिस्सा बेच रहा होता है। आप जब जॉब पे होते हो आप अपना टाइम बेच रहे होते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे होते हैं। अभी मैं अपने कंटेंट को बेच रही हूँ, उसके बदले में मुझे पैसा नहीं मिल रहा, बट मतलब फिलहाल तो नहीं मिल रहा, बट यू नो लोग कनेक्ट कर पा रहे हो उसको। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज बेच रहे हो। एक्टर्स अपनी एक्टिंग स्किल्स बेचते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है तो उन्हें रियलाइज भी नहीं होता। और उस बुक में अच्छे से लिखा हुआ है कि आप कौन सा इंसान क्या बेच रहा है। तो आप कैसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, आप खुद को कैसे अच्छे से बेच सकते हो, और कैसे आप अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मतलब हर चीज के बारे में लिखा है उसमें। आप एक लॉजिकल चीज भी लिखी हुई है और डेस्टिनी वगैरह के बारे में भी बातें की गई हैं उस बुक में। और बहुत छोटी बुक है, लिटरली 120 या 150 पेजेस की है और उतने ही प्राइस की है। तो आई थिंक लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो 10 बातें लिखी, अगर आप 10 चीजों को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। ये 2 बुक्स हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। ऑसम। एंड मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं उसमें से 90% तो आपको फॉलो करते हैं, पर जो नहीं करते प्लीज फॉलो दृष्टि, बिकॉज जो वो बुक रिकमेंडेशंस देती है वो बहुत सोच समझ के देती है। मतलब उनके पीछे बहुत थॉट होता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनकी बुक्स पे रील्स देखे। आप जो भी कंटेंट बनाती हो वो बहुत थॉटफुल कंटेंट होता है। मतलब मैंने इतना इंटेलेक्चुअल एंड इतना थॉटफुल कहीं नहीं देखा। लाइक आई फॉलो अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इन दिस फील्ड, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। सो या दैट्स द होल पॉडकास्ट। मतलब मेरे पास अभी भी और सवाल है। आई फील कि वी नीड टू डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो we'll plan something. But Drishti Didi, thank you so much for coming on this show and talking about so many things. Most welcome and thank you so much for having me here. I literally enjoyed. It's like हम लोग ने 4 बजे शुरू किया था. It's almost 6 and I've enjoyed this conversation. I've literally learned a lot from you also. So और हाँ please मुझे recommendation जरूर message करना. I'm gonna check all those links. 100%. I'll do that after this. And yeah, that's the whole podcast. If whoever in the audience is listening on Spotify or on YouTube, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दृष्टि का। प्लीज गो फॉलो हर, उनका कंटेंट शेयर करो, देखो, समझो उनके कंटेंट को। वो बहुत ज्यादा तुम्हें लाइफ चेंजिंग कंटेंट देगी। तो yeah, please go ahead and follow Drishti Didi. And yeah, that's the end of this podcast. Thank you once again for coming on the show. Thank you so much.